दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ होम्योपैथिक मेडिसन सिस्टस कैनाडेंसिस के यूजेस एंड बेनिफिट्स शेयर करूंगा। चलें शुरू करते हैं। सिस्टस बर्फानी इलाकों में उगने वाले फूलों के पौधे से तैयार की जाने वाली दवा है। ये दवा बहुत सर्द मजाज है। इसकी हर बीमारी में ठंडक का एहसास पाया जाता है। सिस्टस बहुत गहरा असर करने वाली एंटीसोरक दवा है, यानी वो दवा जिसका तअल्लुक असलन जिल्दी बीमारियों से है। ऐसी बीमारियां ख्वाह गदूदों पर हमला करें या लुआबी झिल्लियों पर, बुनियादी तौर पर वो सोरक ही कहलाती हैं। सिस्टस भी इन दवाओं में शामिल है जो सोरा को जड़ से अखेड़ने में मदद देती हैं। इस लिहाज से ये बहुत अहम और इंतहाई ख़तरनाक बीमारियों में कारआमद है। ल्यूपस और कैंसर भी इसके दायरा कार से बाहर नहीं रहते। ये कलकेरिया के मुकाबला में कदरे नरम मिजाज रखती है, लेकिन बाज़ बीमारियों में कलकेरिया से बेहतर काम करती है और गदूदों पर ज़्यादा अच्छा असर डालती है। अंतड़ियों की बीमारियों में बहुत मुफीद है। अगर किसी को असहाल लग जाए और किसी दवा से आराम ना आए, गदूदों में भी सोजश हो, तो सिस्टस को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसी तरह पुराने नज़ले के मरीज़ जो सिस्टस की बाद दूसरी अलामात भी रखते हों, वो किसी और दवा से ठीक नहीं होंगे। ऐसे मरीज़ अमूमन ढीले ढाले जिस्म वाले और जर्दरो होते हैं। बहुत जल्द सांस चढ़ता है और ऊंचाई पर चढ़ने से सांस फूलता है। सिस्टस की एक ख़ास अलामत यह है कि रोज़ा रखने से पैदा होने वाले सर दर्द में बहुत मुफीद साबित होती है। लाइकोपोडियम, ब्रायोनिया, नक्सोअमिका और जेलसीमियम भी लंबे फाका के नतीजा में पैदा होने वाले सर दर्द में काम आ सकते हैं। सिस्टस में बसाव का जिल्द के ऊपर खारिश की अलामतें नहीं मिलती, बल्कि जिल्द के अंदर दब जाती हैं। इसलिए जिल्द में बेचैनी और कुछ रेंगने और चींटियाँ चलने का एहसास होता है। इससे मरीज़ के दिल को भी सख्त घबराहट होती है और वो बार बार दिल पर हाथ मारता रहता है। ज़्यादा खारिज करने के नतीजा में ये दबा हुआ मर्ज जिल्द पर उभर आता है और छाले बन जाते हैं, जिन्हें छीलने से खून बहने लगता है। ऐसे मरीज़ को सिस्टस देने से आराम आ जाता है, लेकिन कुछ वक्फा से दोबारा देते रहना चाहिए क्योंकि इसकी खारिज लंबे इलाज का तकाजा करती है। अपने असरात के लिहाज से ये इतनी गहरी दवा है कि अच्छे मुस्तनद और काबिल डॉक्टरों ने यह दावा किया है कि ये चेहरे के दिक में जो करीबन लाइलाज मर्ज समझा जाता है, अकेली काफ़ी साबित होती है। निचले होंठ के कैंसर के इलाज में भी इसे बहुत शोहरत हासिल है। ये दवा बहुत गहरा असर रखने वाली है। सिस्टस में दांतों और मसूड़ों की अलामात सल्फर से बहुत मिलती जुलती हैं, लेकिन सल्फर में बहुत जलन और चुभन पाई जाती है और दांत गल जाते हैं। सिस्टस में जबड़ों के उजलात में कमज़ोरी वाक़या हो जाती है, जिसकी वजह से दांत ढीले होने लगते हैं, लेकिन इनमें जलन नहीं होती। सिस्टस के नज़ले में भी जलन नहीं, बल्कि नाक के अंदर ठंडक का एहसास होता है, जिससे नज़ला का आगाज़ होता है। अगर बर वक़्त सिस्टस दे दी जाए तो नज़ला वहीं रुक जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। अगर नज़ला शुरू हो जाए, नाक में मवाद जम जाए और इसके उखड़ने के बाद जलन पैदा होती हो, तो सिस्टस दें। आर्सेनिक में मवाद की मौजूदगी में भी जलन रहती है। सिस्टस में मादा बाहर निकालने से सुकून आ जाता है। सांस, ज़बान, हलक और गले में ठंड लगती है। खुशक और ठंडी हवा से दर्द होने लगता है। गला सूजकर इसमें पीप बन जाती है और गर्दन में वरम की वजह से सर एक तरफ को मुड़ जाता है। मरीज जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दी महसूस करता है। खाना खाने से कबल और बाद मैदा और तमाम पेट में ठंडक का एहसास होता है। पनीर खाने की बहुत ख्वाहिश होती है। पतले और ज़ोरदार दस्त लग जाते हैं, जो अमूमन सुबह के वक्त ज़्यादा आते हैं। मरीज़ का दिल तेज़ मसालेदार चीज़ें खाने को चाहता है, खुसूसन औरतों का। सिस्टस में हाथों की जिल्द सख्त, खुश्क और मोटी हो जाती है। सख्त खारिश होती है और मरीज़ बेचैनी की वजह से सो नहीं सकता। औरतों की छातियों के ग्लैंड्स की खराबी में भी ये दवा मुफीद है, लेकिन इसकी कोई इम्तियाजी अलामत नहीं है। शायद इस दवा की दीगर अलामतों की वजह से पहचान हो सके। छातियों के गदूदों का बढ़ जाना, जो बाज़ दफ़ा कैंसर बन जाते हैं, इनमें इस्तेमाल होने वाली दवाओं में सिस्टस भी है। खनाजीर, हिजरी यानी गले के बाहर गिल्टियों की जंजीर सी बन जाए और ग्लैंड सूजे हुए हों, तो ये सिस्टस की ख़ास अलामत है। अगर गले की अंदरूनी और बैरूनी अलामात में ग्लैंड्स पर कोई असर ज़ाहिर ना हो, तो फिर सिस्टस दवा नहीं है।
کان کی کھجلی میں اگر خارش کرنے سے آرام نہ آئے، چھیل چھیل کر زخم بن جائیں اور ان میں پیپ بننے لگے تو سسٹس کام آ سکتی ہے۔ کھانسی میں بھی ایسی ہی خارش اور بے چینی پائی جاتی ہے۔ بیماری کی جڑیں نیچے تک جاتی ہیں، اس لیے اوپر کی کھجلی سے فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ اندر کا مرض ابھر کر اور باہر نکل کر جلد پر ظاہر نہ ہو جائے۔ ایلوپیتھک سائنس کے مطابق جسم کے اندر جو بھی مرض ہو وہ الگ مرض ہوتا ہے اور جلد کو لگنے والے امراض الگ ہوتے ہیں، لیکن ہومیوپیتھک نظریہ کے مطابق یہ ایک ہی بنیادی کمزوری کے مختلف اظہار ہوتے ہیں جو اندرونی جھلیوں اور غدودوں پر اور برونی جلد پر الگ الگ بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ناخنوں کی تکلیفوں میں بھی سسٹس اہم دعا ہے۔ اگر بعض امراض گہری اتر جائیں تو وہ ناخنوں پر اثر دکھاتی ہیں، ناخنوں میں لکیریں بن جاتی ہیں، ناخن موٹے اور بھدے ہو کر ٹیڑھے میڑھے ہونے لگتے ہیں اور ان کی شکل بدل جاتی ہے۔ بیماریوں سے ناخنوں کے اس تعلق میں سسٹس ایک نمایاں دعا ہے۔ بعض اور دعائیں بھی ناخنوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ سسٹس میں ناخنوں کی ہر قسم کی بد وضعی پائی جاتی ہے۔ اگر سسٹس کی دوسری علامات بھی نمایاں ہوں تو ناخنوں کی تکلیف کے لیے بھی یہ بہترین ثابت ہوگی۔ اس کی تکالیف چھونے سے، حرکت سے، رات کو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے اور دماغی محنت سے زیادہ ہو جاتی ہیں، کھانا کھانے سے اور بلغم نکالنے سے کم ہو جاتی ہیں۔ سسٹس سے ملتی جلتی دعائیں ہیں کونیم، کاربویج، کلکیریا اور ارجنٹم نائٹریکم۔ سسٹس کا اثر زائل کرنے والی دعائیں ہیں رسٹاکس، سیپیا۔ سسٹس کو عموماً 30 طاقت میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن حسب ضرورت اونچی طاقت دی جا سکتی ہے۔